नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हर रोज की तरह फिर से मैं लेके आया हूं। 8 बज चुके हैं और क्लास प्रीमियर हो चुकी है। आप जल्दी से जुड़ जाएं और साथ ही साथ आंसर दें कमेंट बॉक्स में। हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये जीएस और जीके की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। इजी क्वेश्चन भी होंगे, टफ क्वेश्चन भी होंगे, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड, यूं कहें हम, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी यहाँ पे। तो उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर भी बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं घर पर, उससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और प्रश्न बनने के बाद आप उन सवालों के जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, कहां पर कमी रह रही है, क्या रिवीजन में कमी है या कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया है, तो उन चीजों का आप समय रहते ही पता लगा सकते हैं। तो जुड़िए हमारी क्लास से। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में चीजें, और पीछे के सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने यहां पर लेकर आता हूं मैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सेशन आपका 42 नंबर का है। केवल 30 मिनट का सेशन होता है, ये ध्यान रखना। केवल 30 मिनट का सेशन है, जिसमें हम डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके भी कुछ स्पेसिफिक मुद्दे, इशू हम इसमें लास्ट क्लास में ऐड करते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला सवाल देखिए, लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन आराम आराम से समझिए इसको। एग्जाम में भी ज्यादा समय नहीं मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आप करेंगे अपनी थ्योरी का, तो आप क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो, नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है वो पूछा है। किसके बारे में पूछा है? तो इलेक्शन टू द लोकसभा, लोकसभा का जो चुनाव होता है देश में, उसके संबंध में इन 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी, इन 4 ऑप्शन में से क्या सही नहीं है वो पूछा है। तो पहला पढ़ते हैं, इलेक्शन आर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं। बिल्कुल सही बात है। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, 18 साल कम से कम उम्र है, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो चुनाव में वोट देते हैं। ठीक है, ये तो सही हो गया। हमें क्या बताना है? गलत बताना है। बी देखिए, इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन। लोकसभा का चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग की जरूरत होती है। यानी कि कहें कि भारत का जो चुनाव आयोग है, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 324 में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 324 में है। तो लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ठीक है। केवल लोकसभा का नहीं करवाता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा का चुनाव तो करवाता ही है, साथ साथ राज्यसभा का करवाता है, राष्ट्रपति का करवाता है चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का करवाता है, और राज्य के अंदर जो विधानसभाएं होती हैं उनका भी चुनाव ये करवाता है। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की जरूरत पड़ती है लोकसभा के चुनाव के लिए। बिल्कुल सही बात है। हमें क्या बताना है? गलत। थर्ड देखिए, इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो मतदान लिस्ट है, मतदाता सूची है, वो राष्ट्रपति के अंडर में, उनके निर्देशन में, दिशा निर्देश में बनाई जाती है। ऐसा है क्या? नहीं। तो ध्यान रखना, जो मतदाता सूची है, यानी कि कौन कौन वोट देने लायक है, उनका वोटर आईडी बनता है। तो जो मतदाता सूची है या मतदाता पत्र है, वोटर आईडी, वो किसके ऑब्जर्वेशन में, गाइडेंस में बनती है? तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहती है, डायरेक्शन में रहती है, न कि राष्ट्रपति के डायरेक्शन में। तो हमसे गलत पूछा है, तो गलत तो भैया हो गया सी। ठीक है, गलत क्या हो गया? सी हो गया। डी देखें हम,
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की निवेदन पर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल द इलेक्शन कमीशन सच एज स्टाफ नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। यानी कि लोकसभा के चुनाव में जितने भी कर्मचारियों की स्टाफ की जरूरत पड़ती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता है, तो राष्ट्रपति उतना सब स्टाफ जितना कि चुनाव अच्छे से संपन्न करवाने के लिए आवश्यकता है वो पूरा स्टाफ मुहैया अवेलेबल करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कौन करवाता है? राष्ट्रपति। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो गलत हमसे पूछा तो सी गलत हो जाएगा। क्या होगा? सी इज द इनकरेक्ट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ लोकसभा। समझ आई मेरी बात? बहुत बढ़िया। आगे देखें, प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड, यानी कि लोकसभा को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसका कार्यकाल जो कि 5 साल का होता है, तो लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है, बताओ भाई दोस्त जल्दी से। बिल्कुल किया जा सकता है, पर कैसे? 4 ऑप्शन में से बताना है। ये तो हमें पता है कि लोकसभा डिसॉल्व होती है 5 साल में, और 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। अगर 5 साल से पहले भी डिसॉल्व होती है, अगर जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसकी सरकार है पार्टी की, उसका अगर बहुमत कम हो जाता है, तो अगर वो मेजॉरिटी लूज कर देती है तो 5 साल से पहले भी जो है लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है। ठीक है, तो टेन्योर पूरा होने से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। कैसे? पहला, बाय द बिल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा से इसको भंग कर दिया जाता है। ये कौन सी बात हो गई? राष्ट्रपति तो चाहेंगे कि लोकसभा भंग हो जाए अभी, तो क्या भंग हो जाएगी? नहीं। अगला सॉरी, बी, बाय स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा भंग की जाती है। यह भी गलत है, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर खुद लोकसभा का सदस्य होता है। सी, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जाती है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर। तो ये सही बात है। तो देखो भाई, जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? मंत्रिपरिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, चुनाव कराना होता है, तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से सिफारिश करती है और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं, फिर दोबारा से चुनाव होते हैं। एक तो ये केस है। दूसरा केस, अगर जो पार्टी है, जैसे कि मान लो एनडीए की सरकार चल रही है अभी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और प्लस अदर जो पार्टी हैं बीजेपी का साथ देने वाली, वो, तो ये मिलके एनडीए बनाते हैं। एनडीए की सरकार है अभी, तो 543 सीट में से 272 सीट से ज्यादा चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए। अगर मान लो 272 से कम हो जाए, कुछ मेंबर छोड़कर चले जाएं, 250 हो जाए, तो बहुमत कम हो गया, तो फिर मंत्रिपरिषद क्या करेगी? राष्ट्रपति को कहेगी कि बहुमत कम है, आप इसको डिसॉल्व कर दो, तो डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, डी क्या है? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग करता है, ये गलत है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग करता है। ठीक, आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, भारत में सबसे बड़ी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? एरिया वाइज बात हो रही है यहां पे, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर बड़ा नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर एरिया वाइज कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी है? तो भैया लद्दाख जो अभी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है वो सबसे बड़ी है। इसका जो एरिया है 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। 1,73,266 वर्ग
किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका लद्दाख का एरिया है। तो जनसंख्या सॉरी एरिया के हिसाब से ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक सीट मिली है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर डिड नॉट सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट? जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसमें कौन से वो नेता थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को समर्थन नहीं दिया? वो कौन से लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? बताओ भाई। तो जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और स्वामी श्रद्धानंद। कौन से इन चार में से वो नेता थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। बताओ भाई, चार ऑप्शन है आपके सामने, तो ध्यान देना। खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था, खिलाफा वाला केस था, तो जवाहरलाल नेहरू इसके साथ थे, मोहम्मद अली ने भी सपोर्ट किया, स्वामी श्रद्धानंद ने भी शुरू किया, और मदन मोहन मालवीय, जो मदन मोहन मालवीय हैं, उन्होंने इसको समर्थन नहीं दिया, उन्होंने इसको समर्थन नहीं दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ईयर दी है और दूसरी तरफ उन ईयर में क्या हुआ वो दिया है सामने। आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो, ए देखिए 1885 दिया है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, ऐसा ये बोल रहा है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल से संबंधित है, यानी कि बंगाल का विभाजन। 1905 बिल्कुल सही बात है, बंगाल का विभाजन 1905 बिल्कुल सही बात है। और 1909 मॉर्लेमेंटो सुधार आए, बिल्कुल सही है, मॉर्लेमेंटो सुधार 1909 में आए। 1930 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन आया, क्या ये सही बात है? असहयोग आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, क्या ये सही बात है? तो गलत बात है ये। असहयोग आंदोलन, सबसे पहले तो ध्यान रखिए इसमें दो चीजें। 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, 1930 में हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 1930 में हुआ है। ठीक, तो ये पेयर गलत है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में हुआ है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित कर रहा है? अब पिछले क्वेश्चन में देखो, यहां बताना था आपको कौन सा मैच नहीं कर रहा है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि 3 गलत होंगे, एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो सही वाला बताना है। लद्दाख कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, गलत बात। और दंडकर्ण्या के लिए, दंडकर्ण्या जो है कल्टीवेशन ऑफ जूट के लिए फेमस है, ये भी गलत है। नॉर्थ बिहार, उत्तरी बिहार में शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। रॉयल सीमा, ये टी प्लांटेशन के लिए फेमस है, गलत बात। तो सही बात क्या है कि उत्तरी बिहार में चीनी उद्योग ज्यादा है, नॉर्थ बिहार में चीनी उद्योग ज्यादा है, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सही कौन सा है वही आपको बताना है, बाकी 3 मैच नहीं कर रहे हैं, सी मैच कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन? सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यंगेस्ट माउंटेन चेन, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विंध्या, अरावली, शिवालिक, अनामलाई। विंध्या, अरावली, शिवालिक, अनामलाई। तो भैया देखो, सबसे जो यंगेस्ट माउंटेन चेन वो शिवालिक की श्रेणियां हैं, शिवालिक की श्रेणियां हैं। ये देखिए आप,
ये शिवालिक श्रेणियां हैं, सबसे यंगेस्ट माउंटेन चेन है। यहाँ पे इसे आउटर हिमालय या हिमालय की एक भारी पर्वतमाला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर तक चलती है। अब मुझे बता दो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है और चाइना में इसका नाम क्या है, यानी कि जहां से निकलती है ये वहां पे इसका नाम क्या है, क्या कहते हैं इसको, और इंडिया में किस जगह से ये एंटर होती है, भारत में ये किस जगह से एंटर होती है ये बताना है आपको। ठीक है, क्लियर। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई बता दो, जल्दी से बताओ। कंचनजुंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट, बताओ भाई। तो यहां देखो माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, ये सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 8,598 मीटर इंडिया और नेपाल में। माउंट एवरेस्ट 8,848, अब 50 हो गया है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोला जाता है, सागर माथा, कहां पे, नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोला जाता है, तिब्बत में बोला जाता है चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा बोला जाता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848, अब 50 हो गया है। गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसे कहते हैं 8,611 मीटर, कंचनजुंगा 8,598 मीटर और मकालू 8,463। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन है ना, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन में नहीं है। ये नेपाल की एग्जैक्ट लोकेशन, सॉरी माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन नेपाल है, भारत नहीं है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गॉडविन ऑस्टिन K2 है, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद फिर कंचनजुंगा आ जाएगा। ठीक, विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना, चीन में अपनी ब्रांच ओपन करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन बन गई है, चीन में पहली ब्रांच ओपन करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन बन गई है। तो भारत की वो कौन सी पहली बैंक है जिसने चाइना में ब्रांच ओपन की है, IDBI, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये पहली बैंक है जिसने चीन में अपनी शाखा ओपन की 2006 में, 2006 में ही चीन में अपनी शाखा ओपन कर दी थी इसने। ठीक है, याद रहेगा। यहां देखो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हम बात कर रहे हैं SBI की, तो SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, किसके नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में SBI कहा गया, बाद में SBI कहा गया, और जब तक 1935 में भारत में RBI आती है, RBI के आने से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही सेंट्रल बैंक का काम करती थी, सेंट्रल बैंक का काम करती थी। ठीक है, अब देखिए भारत की पहली बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, भारत की पहली बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। आपको बताना है इसका ईयर कौन सा है, कब बनी ये बैंक, भारत की पहली बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और पूछा जाए अगर भारत की पहली कमर्शियल बैंक कौन सी थी, तो अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, ये भारत की पहली कमर्शियल बैंक थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। RBI की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को होती है। इसके लिए एक एक्ट था, RBI एक्ट 1934, इस एक्ट के आधार पर 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में होता है, लेकिन बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है, अब मुंबई में है, बाकी रीजनल ऑफिस बने हुए हैं, दिल्ली में भी है।
ठीक है। 1937 के बाद 1949 आता है 1 जनवरी, तब इसकी नेशनलाइजेशन हो जाता है, राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई अब सरकार की बैंक हो जाती है, इंडिया की सेंट्रल बैंक। ठीक। Which country recently supported India's bid for permanent membership in the UN Security Council? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने वाला वो देश कौन सा है, हाल ही में जो न्यूज में था? नेपाल, श्रीलंका और भूटान, म्यांमार। तो भैया भूटान ने कहा है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता दो। भूटान ने भी कहा है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत ने कहा है, सॉरी, भूटान ने कहा है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिलनी चाहिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अभी स्थायी सदस्य नहीं है। चीन जो है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके सपोर्ट नहीं करता है। ये देखिए करंट का इशू है आपका। 2025 में आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति के 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो मतलब आरबीआई ने जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी इंडिया में आजादी के बाद, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी को आज 2025 में पूरे 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वो फॉर्मुलेट करती है। इस मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके मार्केट में जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, फ्लो ऑफ मनी है, उसको कंट्रोल किया जाता है और जो सहायक होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो इकोनॉमिक्स की जब आप मेरी क्लास लेते हैं उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं टॉपिक को। फिलहाल कुछ चीजें देख लेते हैं इसकी। आरबीआई की स्थापना मैंने बताया 1935 में होती है ना। उसी साल आरबीआई ने बैंक दर और नगद आरक्षित अनुपात तय करने के लिए अपनी पहली मौद्रिक नीति की घोषणा की थी। तो जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी है उसी में आरबीआई ने पहली बार बैंक रेट और दूसरा सीआरआर इसके ये डिसाइड किया था, है ना, बैंक रेट, सीआरआर। इसके अलावा रेपो रेट भी होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एसएलआर होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है। ये टूल्स हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के। मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है, मैंने आपको बता दिया, मुद्रा और आपूर्ति को नियंत्रित करती है ये। ठीक है। अब ये मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? बाजार में पैसा कम आएगा क्योंकि कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, तो कम लोग लेंगे कर्ज। और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए आरबीआई के द्वारा तो बहुत सारे लोग भगेंगे लोन लेने के लिए, चलो भाई लोन सस्ता हो गया। तो ये दो प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्तमान में जो मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क है उसमें क्या है, 2016 से पहले क्या होता था, आरबीआई के गवर्नर ही मौद्रिक नीति का निर्धारण करते थे। 2016 के बाद क्या है, जो फाइनेंशियल एक्ट 2016 के तहत जो आरबीआई एक्ट 1934 को संशोधित किया गया और मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन होता है और मॉनेटरी पॉलिसी ही अब डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के द्वारा और 3 सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक सम्मेलन हुआ। एयर पॉल्यूशन पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल समिट हुई है, वैश्विक सम्मेलन हुआ है। तो ये दूसरा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक सम्मेलन कोलंबिया में हुआ है। क्या है ये? तो यहाँ पे यूएनईपी शामिल है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, डब्ल्यूएमओ शामिल है, यूएन की जो अन्य एजेंसी हैं वो शामिल हैं। उद्देश्य क्या था इस समिट का? तो स्वच्छ वायु और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति के लिए तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्यवाहियों में तेजी लाना। ठीक है। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि टोटल 17 हैं। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। तो इस काम में कोई आलस तो नहीं कर रहा है क्या? जो गति है वो धीमी तो नहीं हो गई है? तो इसके लिए और अच्छे लेवल पे प्रयास किए जाएं, हम अचीव कर पाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, है ना। तो उसके लिए ये प्रयास है। आउटकम क्या निकले? ये सम्मेलन हुआ तो रिजल्ट क्या निकला?
50 से अधिक देशों ने वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को 2040 तक 50% तक कम करने के लिए लक्ष्य रखा है। और भारत ने इस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के लक्षित उपायों के माध्यम से 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बोध गया मंदिर क्यों चर्चा में है? तो बिहार में कई बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार बोध गया मंदिर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या है ये? तो यह भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थलों में से एक है। इसे 2002 से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखना है आपको। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 मंदिरों स्तूपों में से एक है ये। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण गुप्त शासकों ने 5वीं 6वीं शताब्दी में करवाया था। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। चीनी तीर्थयार्थी हुएनसांग, चीन का जो ट्रैवलर है हुएनसांग, इस मंदिर का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। तो ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चंस और करंट के इशू। आई होप क्लास पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक और नई क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए आप क्लास को देखिए अच्छे से, अपने घर पे रिवीजन कीजिए अच्छे से, और क्लास अगर पसंद आती है तो प्लीज शेयर जरूर करें, और कोई भी फीडबैक है क्लास से रिलेटेड तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।